ऑफिस से फोन कर राहुल ने प्रिया को बताया कि मैं शांति धाम जा रहा हूँ। शांति धाम यानी वृद्धाश्रम शहर के कोने में स्थित है। यह आश्रम यहाँ ऐसे बेसहारा लाचार वृद्धों को शरण मिलती है जिनकी देखभाल करने वाला इस संसार में कोई नहीं होता। रोजमर्रा की सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान तो की जाती हैं, पर बदले में मोटी रकम भी वसूली जाती है। बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों जा रहा है राहुल शांति धाम? जरूर कोई गंभीर बात होगी। यह सोचकर प्रिया कार में बैठी और राहुल के दफ्तर पहुंच गई। उसने पूछा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? राहुल ने जवाब दिया, प्रिया, माँ पिछले 1 साल से शांति धाम में रह रही हैं। आश्रम से महंत जी का फोन आया था। गुसलखाने में फिसलकर गिर पड़ी हैं। राहुल की आवाज के भारीपन से ही प्रिया ने अंदाजा लगा लिया था कि माँ के अलगाव से मन में दबी छिपी भावनाएं अब जीवंत हो उठी हैं। हम चलते हैं राहुल, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा माँ को यदि किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। राहुल ने कहा, रुपए बैंक से निकाल कर चलते हैं। पता नहीं कब कितने की जरूरत पड़ी डीडीएच जाए। मैं तो इस घटना को सुनने के बाद इतना परेशान हो गया था कि रुपयों का मुझे ख्याल ही नहीं आया। प्राइवेट अस्पताल में रुपए की तो जरूरत पड़ी डीहेगी ही। कुछ ही समय में प्रिया रुपए लेकर आ गई। कार स्टार्ट करते ही पत्नी की बगल में बैठे राहुल की यादों में 1 साल पहले का वह दृश्य सजीव हो उठा, जब प्रिया की कुटिल दृष्टि से माँ को इतना अपमानित किया गया था कि वह चुपचाप अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। राहुल, मेरी जिंदगी कितनी ही बची है, मेरे लिए तो अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल जाना। माँ के सधे हुए आग्रह को तिरस्कार की तीखी धार से काटती हुई प्रिया बोली। वह तो इसी इंतजार में बैठी थी कि कब माँ घर छोड़ दे और सब उसका हो जाए। कहीं राहुल माँ के पैरों में पुत्र की बेदियां डालकर उन्हें रोक न ले, इस बात का डर था प्रिया को। अगले ही दिन राहुल ने फोन पर कुटिल हंसी की खनक में डूबी और बुलंद आवाज के साथ प्रिया को किसी से बात करते सुना। जिंदगी भर अब पास न फटकने देने का इंतजाम कर लिया है। कुशल क्षेम पूछना तो दूर, राहुल श्राद्ध तक नहीं करेगा माँ का। उस दिन पत्नी के शब्दों ने राहुल को झकझोर कर रख दिया था। समझ ही नहीं पाया कि वह क्या करे। पर जब आंखों से पर्दा हटा तो उसने निर्णय लिया कि किसी भी हाल में माँ को जाने नहीं देगा। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोधे, पैर छुए, पर माँ नहीं रुकी। दयनीय बनना उनकी फितरत में नहीं था। माँ स्वाभिमानी शुरू से ही थी। माँ के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला था। लिखा था, इंसान क्यों अपने आप को परिवार की माला में पिरोता है? इसलिए ना कि परिवार का हर संबंधी एक दूसरे के लिए सुख दुख का साथी बने। लेकिन जब वक्त और रिश्तों के खिंचाव से परिवार की डोर टूटने लगे, तो अकेले मोती की तरह इधर उधर डोलने या अपने इर्द गिर्द बने सन्नाटे में दुबक जाने के बजाय वहां से हट जाना बेहतर होता है। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ही जा रही हूं। पर यह समय कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ सालों का भी हो सकता है। दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं, और यह तार कब झंझनाते हैं तो पता चल जाता है कि हमें किसी ने याद किया है। जिस पल हमें ऐसा महसूस होगा, हम जरूर मिलेंगे। तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश में राहुल ने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया। बाहर खिड़की के कांच पर गिर रही एक एक बूंद धीरे धीरे एक साथ मिलकर पूरे कांच को ढक देती थी। जरा सा कांच पोंछने पर राहुल को हर बार एक चेहरा दिखाई देता था। ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियों भरा वह चेहरा, जिसने उसे 9 माह अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छांव दी। उसका स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई, उसकी खुशी, माँ की पूरी दुनिया ही राहुल के इर्द गिर्द सिमटी थी। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रिया और राहुल विवाह सूत्र में बंधे थे, उन हालात में प्रिया को परिवार का अंश बनने के लिए माँ को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। लाखों रुपए के दहेज का प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से राहुल के लिए रिश्ते आए थे, पर माँ ने बेटे की पसंद को ही सर्वोपरि माना। माँ यही दोहराती थीं कि गरीब घर की लड़डच की अधिक संवेदनशील होगी, घर का वातावरण सुखमय बनाएगी, अच्छी पत्नी और अच्छी बहू साबित होगी। पास पड़ोस के अनुभवों, किस्से कहानियों को सुनकर राहुल ने यही निष्कर्ष निकाला था कि बहू के आते ही घर का वातावरण बदल जाता है। राहुल का मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा था। माँ यह समझ गई थीं। बद्दी ही समझदारी से उन्होंने राहुल को समझाया था, बेटा, लोग हमेशा बहुओं को ही दोषी ठहराते हैं, पर मेरी समझ में ऐसा होता नहीं। घर में जब भी कोई नया सामान आता है तो पुराने सामान को हटना ही पड्डी दियचता है।
नया पत्ता तभी साख पर लगता है जब पुराना उखड़ जाता है। माँ ने प्रिया को प्यार और अपनत्व से अपनाया और प्रिया ने उन्हें सम्मान और कर्तव्य निष्ठा से। बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख माँ मधुर भाव से हिलोरे लेती। प्रिया की कमियों को कोई गिनवाता तो संभाल लेती। मेरी प्रिया को ही क्या आता था, पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीख चली गई। एक वर्ष बीतते बीतते राहुल जुड्ढवा बेटों का बाप बन गया। माँ के चेहरे पर भारी संतोष की आभा झलक उठी। इसी दिन के लिए ही तो जैसे जी रही थी वह। अस्पताल के कॉरिडोर में नर्सों डॉक्टरों से बातचीत करती माँ को देखकर कौन कह सकता था कि वह घर से बाहर कभी नहीं निकली थी। लवकुश नाम रखा उन्होंने अपने पोतों का। 40 दिन तक उन्होंने प्रिया को बिस्तर से उठने नहीं दिया। अपर्णा को भी बुलवा लिया। ननद भौजाई गप्पे मारती, माँ चौका संभालती। अब तो महीना होने को आया। मेरी सास तो 21 दिन बाद ही घर की बागडोर मुझे संभालने को कहकर खुद आराम करती है। माँ की भागदौड़ी से परेशान अपर्णा ने कहा, तो माँ ने बुरा सा मुंह बनाया। तेरी ससुराल में होता होगा, थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में जंग नहीं लगता। थोड़ा बहुत? अपर्णा ने आश्चर्य स्वर में पूछा था। संयुक्त परिवार की यही परिभाषा है। जरूरत पड़ आने पर एक दूसरे के काम आओ। कच्चा शरीर है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर का रोना। 1.25 महीना बीत गया। अपर्णा अपनी ससुराल लौट रही थी। माँ हमेशा भरपूर नेक देती थीं और इस बार तो लवकुश भी आ गए थे। अपर्णा ने मनुहार की, 2 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। माँ, एक बार बाजार तो मेरे साथ चलो। ऐसा कर, राहुल दफ्तर के लिए निकले तो दोनों ननद भाभी उसके साथ ही निकल जाओ। जो चाहिए खरीद लो। पेमेंट बाबूजी कर देंगे। आपके साथ जाने का मन है? अपर्णा ने मचलकर कहा तो माँ की आंखें नम हो गई थीं। फिर कभी सही, तेरे जाने की तैयारी भी तो करनी है। अपर्णा समझ गई थी कि बेटी के रिक्त स्थान ने अपनी जगह शून्य तो बनाया हुआ है, पर बाबूजी और माँ बहू के नाच की डोलियां भी बड्ढे लाड से उठा रहे थे। बाबूजी की मृत्यु के बाद बहुत कुछ बदल गया। उन 13 दिनों में ही माँ बेहद थकी थकी सी रहने लगी थीं। प्रिया और राहुल माँ का बेहद ध्यान रख रहे थे, पर आने वाले लंबी सांस भरकर माँ को चेतावनी जरूर दे जाते थे। पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी नकारात्मक सोच से उनके हंसते खेलते परिवार का वातावरण दूषित न हो जाए, माँ ने 4 दिनों में ही बाबूजी का उठाला कर दिया। लोगों ने आलोचना में कहा, बड्ढी मॉडर्न हो गई हो, अनुपमा। पर माँ तो माँ ठहरी। लोगों की आवाज आखिर बंद हुई तो दिनचर्या पुराने ढर्रे पर लौट आई। माँ हर समय इसी कोशिश में रहती कि घर का वातावरण दूषित न हो। उसी तरह बच्चों के साथ हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती। लेकिन 9 बजे के बाद वह जग नहीं पाती थीं और कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती थीं। राहुल अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जगने वाली माँ 9 बजे कभी सो ही नहीं सकती। राहुल उसी की गोद में तो पला बढ़ा था। एक रात 12 बजे दरवाजे की दरार में से पतली प्रकाश की किरण बाहर निकलती दिखाई दी तो राहुल उनके कमरे में चला गया। माँ लैंप के मध्यम प्रकाश में स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ती जा रही थीं और रोती भी जा रही थीं। राहुल ने धीरे से उनके हाथ से पुस्तक ली और बंद करके पास स्टूल पर रखकर उनकी बगल में बैठ गया। माँ उठकर पलंग पर बैठ गईं और बोली, तू सोया नहीं? आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह से तो आप कोई बीमारी पाल लेंगी। राहुल ने चिंतित स्वर में कहा, अच्छा है, मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया? तेरे बाबूजी ने मुझे सब कुछ दे दिया, धन ऐश्वर्य मान सम्मान। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। दोनों बच्चों की शादी हो गई। अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हो तुम दोनों। नाती पोतों का मुंह देख लिया। तेरे बाबूजी के बिना अब एक दिन भारी लग रहा है। राहुल ने पहली बार माँ को कमजोर पड़ डसते देखा था। सुबह शाम मैं आपका चेहरा न देखूं तो मुझे चैन पड़ जाता है क्या? कभी सोचा है माँ कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? माँ ने बेटे के थरथराते होठों पर हाथ रख दिया। बेटे की आंखों में टपका एक एक आंसू का कतरा उन्होंने अपने आंचल में समेट लिया था। उस दिन के बाद से राहुल माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। माँ को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए लवकुश के पास ही सोने लगा। वैसे भी उन्होंने ही उन्हें पाला था। अब वह बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ाने और लेने भी जाने लगीं। घर लौटकर उनका होमवर्क भी माँ ही करवा देती थीं। राहुल हर काम माँ से पूछकर या बताकर करता।
यहाँ तक कि सुबह शाम सब्जी कौन सी बनेगी, ये भी माँ से ही पूछा जाता। शाम को अपर्णा भी पति के साथ आ जाती थी। इस तरह घर का माहौल तो बदल गया, पर प्रिया को अपना अधिकार छिनता सा लगने लगा। पति का माँ के प्रति जरूरत से ज्यादा जुड्ढा उसे पसंद नहीं आया। उठते बैठते राहुल को ताने देती, ऐसी भी क्या मातृभक्ति कि उठते बैठते सोते जागते माँ की आराधना ही करते रहो। राहुल ने कहा, प्रिया, कुछ ही समय की बात है। समय स्वयं मरहम का काम करता है। धीरे धीरे माँ भी सहज होती चली जाएंगी। बाबूजी और माँ का साथ दिया बाती का साथ था। जरा सोचो, कैसे जीती होंगी वह। बाबूजी की मृत्यु के बाद अजी, पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे। 2-4 दिन रहकर सामाजिकता निभाई और अपने घर की होकर रह गई। यहाँ तो 6 माह से गमी का माहौल चल रहा है। ऊपर से अपर्णा दीदी अलग धमक पड्डाती हैं। राहुल ने प्रिया के होठों को कसकर बींच दिया था, पर चौखट पर खड्डी अपर्णा ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तो तन बदन में आग सी लग गई थी, पर सीधे प्रिया से कुछ न कहकर माँ से जरूर मन की भद्दास निकाली थी। 3 नंदे हैं मेरी, हफ्ते में बारी बारी से तीनों आती हैं। मेरी सास के साथ मुंह से मुंह जोड़ कर बैठी रहती हैं। चौके में मैं अकेली पिसती हूँ। सब्जी काट कर भी कोई नहीं देता। एक ये घर है, सब कुछ किया कराया मिलता है, तब भी बहू को चैन नहीं। तेरी ससुराल में होता होगा। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। उसकी निंदा कोई बेटी से क्यों करे? वह पहले ही अपना घर छोड़कर पराए घर की हो गई। अपर्णा की बात को बीच में काट कर माँ ने साफ सुथरे बचाव करते हुए कहा था, पर बेटी के जाने के बाद उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया। सुहागन का उजदा वैधव्य उन्हें मिला। न किसी से कुछ मांगा, न गिला शिकवा किया। चुपचाप कोने में बैठी किताबों में मन बहलाती रहीं। फिर भी घर का वातावरण दूषित क्यों हो गया? मन में यह विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल उन्हें ज्यादा समय देने लगा है, इसलिए प्रिया चिद्दी हो गई है। हर पत्नी को अपने पति का सान्निध्य भाता ही है। माँ ने एक अहम फैसला लिया। अगले दिन शाम होते ही वह सत्संग पर निकल गईं। अपनी हमउम्र औरतों के साथ मिलकर कुछ देर प्रवचन सुनती रहीं, फिर गपशप में थोड़ा समय व्यतीत कर वापस आ गईं। यही दिनचर्या आगे भी चलती रही। हमेशा की तरह राहुल माँ के कमरे में जाता और जब वह नहीं मिलती तो प्रिया से प्रश्न करता। प्रिया 10 दलीलें देती, पर राहुल को चैन नहीं था। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाली माँ कर्म पर विश्वास करती थीं। घर छोड़ाकर सत्संग, कथा, कीर्तन करने वाली महिलाओं को माँ हेय दृष्टि से ही देखती थीं। फिर अब क्या हो गया? प्रिया प्रखर वक्ता की तरह बोली, बाबूजी के गुजरने के बाद माँ जी कुछ ज्यादा ही नेम नियम मानने लगी हैं। शायद समाज के भय से अपने वैधव्य के प्रति अधिक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। एक शाम माँ घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। प्रिया बुरी तरह चीख रही थी। राहुल का स्वर धीमा था, फिर भी माँ ने इतना तो सुन ही लिया था। दाल रोटी का खर्च तो निकलता नहीं, फल दूध कहाँ से लाऊं? रात को प्रिया माँ के कमरे में फल दूध रखने गई तो उन्होंने बहू को अपने पास बिठा लिया और बोली, एक बात कहूं प्रिया जी? माँ को लगा शायद प्रिया ने उनकी और राहुल की बात सुन ली थी। तुमने एमए बीएड किया है और शादी से पहले भी तुम एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थीं। वह तो ठीक है माँ, पर तब घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब लवकुश भी हैं, इन्हें कौन संभालेगा? प्रिया के चेहरे पर चिद्दे भाव तैर गए। मैं संभालूं, माँ ने दृढ़ता से कहा। 4 पैसे घर में आएंगे तो घर भी सुचारू रूप से चलेगा। सास बहू की बात चल रही थी जब राहुल और अपर्णा कमरे में आए। प्रिया चौके में चाय नाश्ते का प्रबंध करने गई तो राहुल ने ब्रीफकेस खोलकर एक एक कर कागज माँ के सामने फैलाने शुरू कर दिए और फिर बोला, माँ, सीपी फंड, इंश्योरेंस, कुल मिलाकर 5 लाख रुपए मिले हैं। मिल तो और भी सकते थे, पर बाबूजी ने यहाँ से थोड़ा थोड़ा आर्ण लेकर हमारी शादियों और शिक्षा आदि पर खर्च किया था। 10,000 रुपये महीना तुम्हें पेंशन मिलेगी। अरे बेटा, मैं क्या करूंगी इतने पैसों का? तुम ही रखो ये कागज अपने पास। माँ, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा। राहुल ने लिफाफा माँ को पकड़ ढा दिया। प्रिया ने सुना तो अपना माथा पीट लिया। बाद में राहुल को आधे हाथों लेकर बोली, राजी खुशी माँ, तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ले क्यों न लिया? अब बुढ़िया सांप की तरह पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। तड्ढक, एक झन्नाटेदार थप्पड्डा पद्दा प्रिया के गाल पर। ये क्या हो गया? माँ, क्षुद्र शिक्षा,
सभी पर पानी फेर दिया। राहुल ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से अपर्णा और माँ की ओर देखा था, जैसे पूछ रहा हो कि यह सब क्यों हो रहा है इस घर में। कुछ देर तक नेत्रों की भाषा पढ़ने की कोशिश की, पर एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं हो सका था। अचानक अपर्णा का स्वर उभरा। सारी लड्ढाई पैसे को लेकर है। बाबूजी थे तो इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब खर्चा करना पड्डीयच रहा है तो परेशानी हो रही है। माँ ने दीर्घ निश्वास भरा। मैंने तो प्रिया से कहा है कि कोई नौकरी तलाश ले। कुछ पेंशन के पैसे राहुल को मैं दे दूंगी। जीवन में ऐसे ढेरों चढ़ाव उतार आते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं। बच्चे दादी को प्यार करते, पड्डिड हौसी माँ से सलाह मशविरा करते, अपर्णा और राहुल माँ को सम्मान देते, तो प्रिया चिढ़ती। पता नहीं क्यों। चाहे माँ यही प्यार सम्मान अपनी तरफ से एक तस्तरी बहू की थाली में परोस भी देती, फिर भी न जाने क्यों प्रिया का व्यवहार बेस से बदतर होता चला गया। माँ के हर काम में मीन-मेख निकालना, छोटी छोटी बातों पर रूठना, हर किसी की बात काटना, घर परिवार की जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता उनके व्यवहार के हिस्से बनते चले गए। एक बरस बाद बाबूजी का श्राद्ध था। अपर्णा को तो आना ही था। बेटी के बिना ब्राह्मण भोज कैसा। उस दिन पहली बार स्थिर दृष्टि से अपर्णा ने माँ को देखा। कदाचित जिम्मेदारियों के बोझ में माँ बूढ़ी हो गई थी। हर समय तनाव की स्थिति में रहने की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया था। ब्राह्मण भोज समाप्त हुआ तो माँ धूप में खटोला डालकर बैठ गईं। राहुल, अपर्णा और प्रिया को भी अपने पास आकर बैठने को कहा। तेल की तस्तरी में से तेल निकालकर अपने टखनों पर धीरे धीरे मलती हुई माँ बोली, याद है राहुल, मैंने एक बार कहा था कि घर में कोई भी नया सामान तभी जगह पा सकता है जब पुराने सामान को अपनी जगह से हटाया जाए। इसी तरह जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर ही उतारू हो जाए, तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वह सामान तब भी किसी के काम आ सके। जो इंसान समझौता करते हैं वे ही सार्थक जीवन जीते हैं, पर जो समझौता करते करते टूट जाते हैं वे कायर कहलाते हैं, और मैं कायर नहीं हूं। माँ के बच्चे उनका मन समझे या नहीं, पर अगले दिन वह कमरे में नहीं थीं। तकिए के नीचे एक नीला लिफाफा ही मिला था। विचारों में डूबता उतराता राहुल आश्रम के जंग खाए विशाल गेट के सामने आ खड़ी डीडाया हुआ। सड्डी डाच पतली, वीरान और खामोश थी। जाने उसे यहाँ आकर ऐसा क्यों लग रहा था कि माँ पूर्ण रूप से यहाँ सुरक्षित है। उसकी सारी चिंताएं, तनाव न जाने कहाँ खो गए। गेट खोलकर राहुल अंदर आया तो माँ अपने कमरे में बैठी एक बच्ची को वर्णमाला का पाठ पढ़ा रही थीं। राहुल को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। तू कब आया? आंसू भरी आंखों को छिपाने के लिए इधर उधर देखने लगीं। दोबारा पूछा, अकेले ही आया? मेरी बहू प्रिया कहाँ है? लवकुश कैसे हैं? होमवर्क करते हैं कि नहीं? राहुल ने माँ का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, माँ, सब कुछ एक ही पल में पूछ लोगी? माँ को धैर्य कहाँ था। राहुल को समझाते हुए बोली, बेटा, तू बहू को काम पर जाने से मत रोकना। जानता है, जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो औरत को खालीपन का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक निरर्थक सी जिंदगी जी रही है, एक ऐसी जिंदगी जिसका इस्तेमाल करके बच्चे और पति अपने अपने क्षेत्र में सफल हो गए और वह उपेक्षित सी एक कोने में पड्डी है। अपने भीतर के दर्द को ढकने के लिए माँ ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नजर राहुल पर टिका दी थी। राहुल बार बार माँ को शांत करता, उनका ध्यान दूसरी बातों में लगाने का प्रयास करता, पर जहां यादों का खजाना और पीढ़ा का मलबा हो, वहां अपने लिए छोटा सा कोना भी पा सकना मुश्किल है। राहुल, क्या खाएगा तू? मठरी, पेड्ढा, लड्डू? और माँ दीवार की तरफ होकर अलमारी में से डब्बे निकालने लगीं। माँ, अब भी अपनी में आप ये सब रखती हो? कौन लाकर देता है ये सारा सामान तुम्हें? राहुल ने छोटे से बच्चे की तरह मचलकर पूछा। चौकीदार को 5 रुपए देकर मंगा लेती हूँ। यहाँ भी लवकुश की तरह कई नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं। कमरे में आते ही कुछ भी मांगने लगते हैं। सच में राहुल, ऐसा लगता है खाते वो हैं और तन मेरा लगता है। राहुल सोच रहा था, भावनाओं और अनुराग की कोई सीमा नहीं होती। जिसका आंचल प्यार, दया और ममता से भरा होता है, वह कहीं भी इन भावनाओं को बांट लेता है। माँ अलमारी में रखे डब्बे में से सामान निकाल रही थी कि अचानक प्रिया का स्वर भरा। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी गोद में सिर रखकर हमें लेटने दीजिए। तू कब आई?
माँ आत्मविभोर हो उठी थी। राहुल के साथ ही आई माँ। जानती हैं, आपके जाने के बाद कितने अकेले हो गए थे हम। कितना सहारा मिलता था आपसे। निश्चिंत होकर स्कूल जाती, लौटती तो सब कुछ बना बनाया, पका पकाया मिलता था। घर का दरवाजा तो खुला ही रहता था। अहम की अग्नि में राख हुई मैं, यह भी नहीं जान पाई कि बच्चों को जो सुख आनंद नानी दादी के मुंह से सुनी कहानियों में मिलता है, वह वीडियो कैसेट में कहाँ। बच्चों के स्कूल बैग टटोले तो छोटे छोटे चोरी से लाए सामान मिलते। राहुल घंटों आपके फोटो के पास बैठे रहते। फिर मन का संताप दूर करने के लिए नशे का सहारा लेते तो मन तिरोहित हो उठता कि क्यों जाने दिया मैंने आपको। मैंने राहुल से अनुनय की कि मुझे एक बार माँ से मिलना है, पर वह नहीं माने। कैसे मानते? मेरे दुर्व्यवहार की परिणति से ही तो आपको घर से बेघर होना पड़ रहा था। मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आंच से माँ के मन में ठोस कोई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। माँ का आंचल तो सुरक्षा प्रदान करता है, एक ऐसे प्यार की भावना देता है जिसके उजास से तन मन भीग जाता है। माँ चुप्पी साधे रहीं। शुरू से ही चिंतन मनन करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचती थीं। माँ समझ रही थीं, राहुल बेचैन है, अंदर ही अंदर खौल रहा था। माँ ने उसकी जिज्ञासा शांत की, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो राग द्वेष जैसी भावनाओं से घिरा रहता है। सच माँ, मेरा विरोध अपमान आज मुझे उस मुकाम पर ले आया जहां आत्मसम्मान के नाम पर रुपया पैसा, आरामदायक जिंदगी होते हुए भी घर खाली है, साथ है तो केवल अकेलापन। ये सब मैं अब समझ पाई हूँ। अपने मन के सामने अपराध बोध बनी मैं। प्रिया, माँ के कथन की सच्चाई को सहन कर हृदय की पीड़ा के चक्र से अपने आप को मुक्त करती बोली। माँ की आंखों से भी आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। माँ, हम तो बातों में ही उलझ गए। आपको लिवाने आए हैं। कहाँ चोट लगी आपको? राहुल नन्हा बालक की तरह मचल उठा। अरे, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुमसे मिलने को जी चाहा तो बहाना बना दिया। महंत जी से फोन करवा दिया। जानती थी मैं, तुम्हें याद करती हूँ तो तुम लोग भी जरूर याद करते हो। दिल से दिल के तार मिले होते हैं ना। तो फिर माँ, चलोगी ना हमारे साथ? राहुल ने पूछा तो माँ हंस दी। मैंने कब मना किया? राहुल ने प्रिया की ओर देखा। अपने ही ख्यालों में खोई प्रिया भी शायद यही सोच रही थी कि घर परिवार की दौलत छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से प्राप्त होती हैं। आज सही मायनों में दोनों को खुशी प्राप्त हुई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।